महिला ने 3 दिन से भूखे लामा को मकबरे के द्वीप में धकेला। अनजाने में मोटा लामा कुछ कदम चलते ही जाल में फंसकर तुरंत मांस के टुकड़े में बदल गया और यहाँ स्थानीय आदिवासियों द्वारा आकाश के रूप में जाना जाने वाला निषिद्ध क्षेत्र था। संकीर्ण स्थान में गुरुत्वाकर्षण संवेदी जाल भरे हुए थे जो केवल 3 साल के बच्चे के वजन को सहन कर सकते थे, पर गुप्त कक्ष को खोलने वाला बटन गलियारे के अंत में 2 मीटर से अधिक ऊंचाई पर था। हजारों वर्षों से आदिवासियों ने अनगिनत तरीके आजमाए, सभी असफल रहे। वे केवल अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने को देखकर पीछे हट सकते थे। हालांकि ये 250 की बुद्धिमत्ता वाले दा विंची को नहीं रोक सका। उन्होंने कुछ पल सोचने के बाद तुरंत जमीन पर बैठकर पेंसिल से डिजाइन बनाना शुरू किया, फिर उपलब्ध पुर्जों का उपयोग करके तेजी से जोड़ना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में दुनिया की पहली बिना शक्ति वाली 4 पहिया गाड़ी तैयार हो गई। लोगों को संदेहास्पद देखकर दा विंची बिल्कुल नाराज नहीं हुए। वे मुड़े और जमीन पर बैठकर लकड़ी के पहिए को धीरे से घुमाया और चाबी को कसकर लकड़ी के रास्ते पर निशाना लगाया। दिशा समायोजित करने के बाद तुरंत गियर पर लगे स्विच को छोड़ा। चालक बल के खिंचाव में ये 10 किलो से कम वजन वाली लकड़ी की गाड़ी गलियारे की गहराई में धीरे धीरे बढ़ने लगी। दा विंची ने तुरंत दोनों तरफ की रस्सियों को खींचकर गाड़ी की दिशा को सटीक रूप से नियंत्रित किया, पर जैसे ही छोटी गाड़ी गुरुत्वाकर्षण जाल को पार कर गलियारे के अंत तक पहुंचने वाली थी, अचानक एक ढलान ने उसकी गति को कम कर दिया। सौभाग्य से सभी की प्रार्थनाओं के साथ लकड़ी की गाड़ी ने अपनी आखिरी शक्ति का उपयोग करके सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गई। जाल ने गाड़ी को मजबूती से अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। दा विंची ने तुरंत तीसरी रस्सी खींचकर गाड़ी के पीछे के लंबे डंडे को धीरे धीरे ऊपर उठाया। डंडे के ऊपरी सिरे का उभरा हुआ हिस्सा स्विच बटन को छू गया, जिससे मकबरा सफलतापूर्वक खुल गया। हालांकि उत्साह के बीच लोगों ने थोड़ी समझदारी बरकरार रखी। उन्हें डर था कि वे लामा जैसा ही हश्र न झेले, लेकिन सौभाग्य से इस समय गुरुत्वाकर्षण जाल पूरी तरह से बंद हो चुके थे। दा विंची ने तब राहत की सांस ली और गलियारे के अंत की ओर बढ़े। हालांकि गुप्त कक्ष में प्रवेश करने के बाद कल्पना किया गया खजाना वहां नहीं था। उनके सामने एक अथाह गहरी खाई और केवल 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक प्राचीन पत्थर का पुल था। दूसरे द्वार पर सैकड़ों तालों के छेद देखकर दा विंची को पता था कि आकाश की परीक्षा इतनी सरल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने साथी से मशाल लेकर खाई की गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा पूरी तरह से रोशनी को निकल गया। लोगों को मशाल के गिरने की आवाज तक नहीं सुनाई दी। इसका मतलब था कि नीचे गिरने का मतलब निश्चित मृत्यु था। लेकिन मकबरे में खजाने को खोजने के लिए दा विंची ने हिम्मत जुटाकर सबसे पहले पत्थर के पुल पर कदम रखा, क्योंकि सैकड़ों ताले थे। हमें कैसे पता कि सही छेद कौन सा है? ये सवाल मैं अक्सर खुद से पूछता हूँ। आदिवासी रानी ने तुरंत अपनी पैतृक चाबी निकालकर दा विंची को दी। उन्हें अपनी तीव्र निर्णय क्षमता से सही जवाब खोजने को कहा, लेकिन जैसे ही दा विंची ने बीच में एक ताले का छेद चुना और चाबी डालकर हल्के से घुमाया, उनके पैरों के नीचे का पत्थर अचानक हिलने लगा, तेजी से वापस होने लगा। स्पष्ट था कि उन्होंने गलत ताला चुना था, जिसके कारण एक साथी अथाह खाई में गिर गया। संकट के क्षण में आदिवासी रानी को अपने पैतृक खजाने की चिंता हुई। उन्होंने चाबी खींचकर वापस कूद लिया। सौभाग्य से दा विंची के सच्चे अनुरोध पर वो फिर से उन पर भरोसा करने को तैयार हुई। कुछ सोचने के बाद उन्होंने चाबी वापस फेंक दी। पत्थर का पुल लगातार सिकुड़ रहा था। जरा सी चूक और जान चली जाती। दा विंची ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। जल्द ही उन्होंने देखा कि प्रत्येक ताले के छेद पर एक अनोखा नक्षत्र पैटर्न उकेरा गया था और आदिवासी सबसे अधिक सूर्य देव की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत चाबी को सूर्य पैटर्न वाले ताले में डाला। उन्हें नहीं पता था कि ये कदम न केवल पुल को सिकुड़ने से रोकने में असफल रहा, बल्कि इसने उसकी गति को और बढ़ा दिया। जीवन मृत्यु के क्षण में दा विंची को अचानक एक विचार आया। उन्हें एहसास हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में तालों की संख्या एक अभाज्य संख्या थी, लेकिन त्रिकोण पैटर्न में तालों की कुल संख्या 100 थी, जो अभाज्य संख्या नहीं थी। यानी कि द्वार के नीचे कहीं एक छिपा हुआ ताला अवश्य था। पहेली को हल करने के बाद उन्होंने जल्दी से अपने साथी को अपनी टखनों को पकड़ने को कहा, फिर बिना किसी डर के पत्थर के पुल के नीचे की चट्टान में सावधानी से तलाश शुरू की। वहाँ उन्हें 101वां ताला मिल गया। पुल पर मौजूद साथियों ने नहीं सोचा था कि दा विंची इतने साहसी होंगे। दा विंची ने बिना देर किए चाबी को ताले में डाला और हल्के से घुमाया। तब जाकर संकट के समय में सिकुड़ना रुक गया। भले ही साथियों ने उन्हें जोर से खींचकर ऊपर लाया, उनकी जान बच गई। आदिवासी रानी ने देखा कि दोनों पक्षों के बीच दूरी बहुत थी, इसलिए उन्होंने दा विंची को वहीं रुकने और आकाश के रहस्य को पहले न देखने को कहा। वो खुद तुरंत लोगों को मकबरे की सीढ़ी बनाने का आदेश देने गई। हालांकि दा विंची को डर था कि दूसरा पक्ष विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने पहले जीवन रक्षक वस्तु लेने का फैसला किया। लेकिन जब वे तीसरे चरण में पहुंचे, वे फिर से सामने की पहेली से हैरान रह गए। पत्थर के दरवाजे के दोनों तरफ 2 त्रिकोणीय ताले के छेद थे, लेकिन उनके पास केवल एक चाबी थी। पुरुष ने सोचा कि ये एक आसान विकल्प था, कम से कम आधा मौका तो सफलता का था। वो जल्दबाजी में दा विंची से चाबी छीनकर अपनी किस्मत आजमाने लगा, लेकिन पास खड़े एक साथी ने उसे अचानक रोक लिया और उसे याद दिलाया कि पिछले 2 चरण पहले से ही बहुत खतरनाक थे। तीसरा चरण इतना आसान नहीं होगा। ये कहकर उसने पुरुष के हाथ से चाबी लेकर ध्यान से अध्ययन किया। तब पता चला कि आदिवासी रानी का पैतृक खजाना 2 चाबियों का संयोजन था। उन्होंने सोचा कि दोनों चाबियों को एक साथ तालों में डालने से कक्ष का दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। तभी दा विंची ने दीवार पर चमकते गोल गोले पर ध्यान दिया। स्थानीय आदिवासियों की प्राचीन कथाओं के साथ
जोड़कर। दा विंची को अचानक समझ आया कि केवल जब सूर्य की रोशनी दोनों तालों पर एक साथ पड़ती है तभी जाल सक्रिय होगा। उन्होंने धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार किया। जैसे ही सूर्य की रोशनी एक साथ मिली, दोनों चाबियों को एक साथ घुमाकर आखिरकार कक्ष का दरवाजा खोल दिया। काफी प्रयासों के बाद दा विंची अंतिम चरण तक पहुंचे। सामने अब संकीर्ण गलियारा नहीं था, उसकी जगह एक विशाल गुफा थी। हर कुछ कदम चलने पर उनकी नजर गुफा के बीच में पिरामिड आकार के ताबूत पर टिक गई। निस्संदेह आदिवासियों के मुंह से निकला खजाना यहीं छिपा था। रोशनी का पीछा करते हुए दा विंची गुफा के अंत तक पहुंचे। तब समझ आया कि इस स्थान को आदिवासी आकाश क्यों कहते थे, क्योंकि पूरा मकबरा चट्टानों की खड़ी दीवारों पर बनाया गया था और उनके पैरों के नीचे बादलों से घिरी अथाह गहराई थी। कानों में तेज हवा की आवाज सुनाई दी। दा विंची को अचानक एक विचार आया। उन्होंने आदिवासियों के विश्वासघात को रोकने का तरीका सोच लिया। उन्होंने अपनी पहले बनाई डिजाइन निकाली और अपने 2 साथियों को उपलब्ध सामग्री से रस्सी और कपड़े को जोड़कर छाता पैक बनाने को कहा। खुद अपने साथी के साथ ताबूत के पास गए और अंतिम पहेली को हल करने लगे। ताबूत के ऊपर 2 खांचे थे और जमीन पर 9 चुंबकीय गोलियां बिखरी थी। असफलता मिली। महत्वपूर्ण क्षण में दा विंची को अचानक आकाश में प्रवेश करने से पहले का एक सपना याद आया। सपने में उन्होंने मोनालिसा की तस्वीर देखी थी और तस्वीर की पृष्ठभूमि में 2 अंक 7 और 2 छिपे थे। उनका जोड़ ठीक 9 था, इसलिए दा विंची ने संकेत के अनुसार दोनों तरफ चुंबकीय गोलियों की संख्या समायोजित की। कुछ ही क्षणों बाद ताबूत का जाल सफलतापूर्वक हल हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर का खजाना एक बोलने वाला तांबे का मानव था। जब दा विंची हैरान थे, आदिवासी रानी अचानक अपने साथियों के साथ हमला करने आई। कहने लगी कि उसे हर हाल में पैतृक खजाना वापस चाहिए। स्थिति खतरनाक देखकर दा विंची ने तांबे के मानव को लेकर अपने साथी को अपनी खोज का उपयोग करने का तरीका बताया। फिर वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे। कृपया मैं अपने लोगों के लिए किताब ले जाऊंगा। कृपया वो किताब नहीं थी। दा विंची के कूदते ही बुना हुआ कपड़ा हवा में तेजी से खुल गया। दरअसल उनका भागने का साधन दुनिया का पहला आविष्कृत पैराशूट था। कहानी के अंत में दा विंची और उनके साथी आदिवासियों के घेरे से सफलतापूर्वक भाग निकले। अपनी उपलब्धि के साथ अगला साहसिक अभियान शुरू किया।